हेलो फ्रेंड्स, सब लोग कैसे हैं बेटा? एकदम फिट एंड फाइन। चलिए, बड़ी अच्छी बात है। तो बेटा, आज की क्लास में जो हम करने वाले हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। और इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में तो हमने सुना था, क्लास 9th में भी सुन रखा है, क्लास 11th में भी सुना है। मैंने कैलकुलस मेथड से आपको बताया कि इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे ड्राइव करना है। आज हम इक्वेशन ऑफ मोशन के ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल करने वाले हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और सबसे पता है कमाल की बात क्या है, इक्वेशन ऑफ मोशन के ऊपर न्यूमेरिकल तो अपने क्लास 9th में भी किए हैं। तो आपको लगेगा कि क्लास 9 में भी तो हम कर चुके हैं, तो क्लास 11th में क्या फायदा है उसका, क्यों करें उसको? तो क्लास 11th में जो ऑर्डर है ना न्यूमेरिकल्स करने का बेटा, वो बिल्कुल ही अलग है, बहुत अलग ऑर्डर है। ठीक है, राइट? तो अब देखना है आपको कि किस किस ऑर्डर में हम शुरू करते हैं। और क्लास 9th में जहां पे लेवल खत्म होता है ना, कि यहां तक के न्यूमेरिकल आते हैं, क्लास 11th में वहां से शुरू होता है ऑर्डर। तो जो अब मैं न्यूमेरिकल आपको कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा, जो न्यूमेरिकल हम करेंगे उसमें इक्वेशन ऑफ मोशन ही लगेंगी। या तो इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगी, कौन कौन सी? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन थी v इक्वल टू u प्लस at, सेकंड इक्वेशन s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, एंड थर्ड इक्वेशन v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू s। या तो ये तीन इक्वेशन ऑफ मोशन लगेंगी, या फिर जब इक्वेशन ऑफ मोशन ना लगे तो वहां लगेगा डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ये लग सकता है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ठीक है बेटा? तो बेसिकली ये सारी चीजें आपने क्लास 9th में पढ़ रखी है, तो कुछ नया नहीं लगेगा, लेकिन उसको यूज कैसे करना है ये बहुत चैलेंजिंग है कि उसे यूज कैसे करना है, ऑर्डर अच्छा होगा। ठीक है, तो इसी सीक्वेंस से बेटा पहला क्वेश्चन मैं शुरू कर रहा हूँ, ढंग से उसको सुनिएगा। आप चाहें तो शॉर्टकट में कुछ लिख सकते हैं साथ में, ताकि आप क्वेश्चन को विजुअलाइज अच्छी तरीके से कर सके। ठीक है, तो मैं फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ, ढंग से सुनिएगा। यस, सो द फर्स्ट क्वेश्चन, यस, on a foggy day, two drivers spot each other when they are just 80 meters apart. दो ड्राइवर हैं फॉगी डे में और वो 80 मीटर्स के डिस्टेंस पर है। तो मान लिया कि जैसे एक कार ये थी मेरे पास, कार A और एक कार B। ठीक है, इसका फ्रंट इधर की ओर है, ये इधर की ओर जाना चाहती है, इधर की ओर जाना चाहती है, और इनके बीच का डिस्टेंस कितना है? 80 मीटर। तो फॉगी डे है और दो ड्राइवर एक दूसरे को स्पॉट करते हैं, जो आमने सामने से आने वाली कारें हैं, और जब वो 80 मीटर्स के डिस्टेंस पे रह जाती हैं, क्योंकि फॉग ज्यादा होता है तो दूर तक विजिबिलिटी नहीं होती है, तो जब उनके बीच का गैप 80 मीटर्स रह जाता है, तब वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं, स्पॉट करते हैं। ठीक है, आगे क्या है क्वेश्चन में? दे आर ट्रेवलिंग एट 72 किलोमीटर पर आवर एंड 60 किलोमीटर पर आवर। फर्स्ट वाला है 72 किलोमीटर पर आवर और सेकंड वाला है 60 किलोमीटर पर आवर। ये दोनों इसी स्पीड से चल रहे हैं। Both of them applied brakes, retarding their cars at the rate of 5 meter per second square. दोनों ने ब्रेक लगाए और retarding their cars at 5 meter per second square, माइनस में, क्योंकि रिटार्डेशन हो रहा है, और यहां भी एक्सेलरेशन कितना आ गया? माइनस का 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ब्रेक लगाने के बाद बेसिकली क्या होता है? रिटार्डेशन होता है, तो एक्सेलरेशन को हम नेगेटिव साइन के साथ ले लेते हैं। ठीक है, डिटरमाइन वेदर दे अवर्ट कोलिजन और नॉट। अवर्ट कोलिजन एक टर्म है, अवर्ट कोलिजन। अवॉइड का मतलब क्या हुआ? अवॉइड का मतलब होगा टू अवॉइड। कोलिजन रुक जाएगा या नहीं होगा, कोलिजन से बच पाएंगे कि नहीं बच पाएंगे। तो मैं पहले सिचुएशन क्लियर करता हूं क्या है। सिचुएशन ये थी बेटा कि एक कार इधर से आ रही है, एक कार इधर से आ रही है, दोनों फॉगी डे में चल रहे थे, और जैसे ही दोनों ने एक दूसरे को स्पॉट किया तब वो 80 मीटर के डिस्टेंस पे थे। दोनों कार ने ब्रेक लगाए। कितनी एक्सेलरेशन से ब्रेक लगाए? एक ये थे और ये थे, दोनों का सेम एक्सेलरेशन था जिससे ब्रेक लगाए। अब आपसे पूछा, देखो ब्रेक लगने के बाद कार अचानक तो रुकती नहीं है, धीरे होती चली जाती है। तो जब दोनों ने ब्रेक लगाया तो जितना वो डिस्टेंस चलेंगी, कुछ डिस्टेंस ये भी चलेगा ब्रेक लगा के, कुछ डिस्टेंस ये भी चलेगा ब्रेक लगा के, इन दोनों का मिला के जो डिस्टेंस 80 मीटर से ज्यादा हो गया तो पक्की बात है टकरा जाएंगी। मान लो कि ये 42 मीटर जाती है, या चलो मान लो ये 40 मीटर जाती है और ये 41 मीटर जाती है ब्रेक लगने के बाद, तो 40 और 41 मिलके हो गया 81, जबकि गैप कितना था? 80। इसका मतलब ये दोनों मिलके 81 के डिस्टेंस पे रुकेंगी, लेकिन जब गैप ही 80 है तो इसका मतलब टकरा के रुकेंगी। अगर ये भी 40 चलती है, ये भी 40 चलती है, दोनों के बीच का डिस्टेंस हो गया 80, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 80 मीटर का डिस्टेंस था, और 80 मीटर ही में अगर दोनों रुक जाती हैं तो दोनों बस चिपक के रुक जाएंगी। तो आपको ये देखना है कि कोलिजन सिर्फ तब बचेगा जब जितना डिस्टेंस ये चलती है और जितना डिस्टेंस ये चलती है, दोनों को ऐड करने के बाद आंसर 80 से कम आए। अगर आंसर 80 से कम आया तो कोलिजन नहीं होगा, अगर 80 ही आया तो जस्ट टच होकर रुक जाएंगी, और अगर सम 80 से ज्यादा होता है तो कोलिजन पक्का होगा। ये लॉजिक था इस क्वेश्चन का।
ठीक है बेटा, ये बातें खुद से समझनी होती है, यही तो ऑर्डर है क्वेश्चन का। ठीक है, तो अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे। आपको लगानी है इक्वेशन ऑफ मोशन, और कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन लगानी है, कौन सी इसमें फिट बैठेगी, ये देखो। मैं लिखता हूं फॉर कार ए, फॉर कार ए क्या क्या इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। कार ए किससे चल रही थी, 72 किलोमीटर पर आवर से चल रही थी। u इज इक्वल टू 72 किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड में चेंज करूंगा तो क्या आएगा, 72 इंटू 5/18। कभी भी आपको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना हो तो 5/18 से सीधा मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो सॉल्व करके कितना आता है बेटा हमारे पास, इसको कट करेंगे आप, तो यहां आ जाएगा 4, आ जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। u इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकंड। फाइनल वेलोसिटी 0, अल्टीमेटली कार को ब्रेक लगा के रुकना है, तो फाइनल वेलोसिटी 0 होनी है। तो u आ गया मेरे पास, v आ गया। अब डिस्टेंस मुझे पता नहीं कि कितना चल के रुकेगी, लेकिन एक्सेलरेशन पता है, हाउ मच इट इज, एक्सेलरेशन पता है -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और निकालना क्या है, डिस्टेंस निकालना है। तो इन चारों चीजों से मिलके कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन बनती है। इसमें टाइम नहीं आ रहा, ना तो टाइम पूछा है ना टाइम गिवन है, तो हम वो इक्वेशन ऑफ मोशन बिल्कुल यूज नहीं कर सकते जिसमें टाइम नहीं आता। और वो कौन कौन सी है, v इक्वल टू u प्लस at, उसमें टाइम आता है, यूज नहीं करेंगे। s इक्वल टू ut प्लस हाफ t स्क्वायर, उसमें टाइम आता है, उसको यूज नहीं करेंगे। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बची है हमारे पास, उसको यूज करते हैं। तो चलिए देखें, नाउ बाय थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, बाय थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या लिख पाओगे। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से क्या आता है, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज, v की जगह आ गया 0, u था हमारे पास 20, 2 इंटू a, एक्सेलरेशन कितना है -5, 2 इंटू -5 इंटू s, डिस्टेंस। तो क्या आया, माइनस का 400 इज इक्वल टू माइनस का 10s, माइनस से माइनस चला जाएगा तो s इक्वल टू आ जाएगा 40 मीटर। यानी पहले इसको मैं s1 मान लेता हूं, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय फर्स्ट कार बिफोर इट स्टॉप्स। यहां से लेकर यहां तक 40 मीटर तक तो पहली कार चल रही है। मैंने क्या बोला कि हमारा टारगेट क्या है, आपको देखना है कि s1 जो डिस्टेंस फर्स्ट कार ने चला और s2 जो हम निकालेंगे सेकंड कार का डिस्टेंस ट्रैवल, अगर दोनों को ऐड करने के बाद वो 80 से कम आता है तो कॉलिजन नहीं होगा। अगर वो जस्ट 80 आता है तो दोनों जस्ट चिपक के रुक जाएंगी, और अगर 80 से ज्यादा होता है तो पक्का कॉलिजन होगा, टकराएंगी वो। ठीक है, तो अब देखो, अब मैं फॉर कार बी लिख लेता हूं। फॉर कार बी u इज इक्वल टू, इनिशियल वेलोसिटी 60 किलोमीटर पर आवर थी, तो मैं 60 इंटू 5/18 लिख लेता हूं। तो कितना आएगा, 6 से कट करोगे 3 टाइम्स में, और ये 10 टाइम्स में, तो आया 50/3 मीटर पर सेकंड, 50/3 मीटर पर सेकंड। ओके, u आ गया। अब बात करते हैं b की, तो वेलोसिटी 0 है। ठीक है, अब बात करते हैं एक्सेलरेशन की, -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वही था एक्सेलरेशन, इसका भी डिस्टेंस निकालना है। तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, तो वैल्यू पुट करो, v की जगह 0 पुट करोगे, u था आपके पास 50/3 द होल स्क्वायर, 2 इंटू एक्सेलरेशन कितना था -5, और s आपको निकालना है, उसको मैं s2 मान देता हूं, इन प्लेस ऑफ s इट इज s2। तो कितना आएगा बेटा, -2500। ठीक है, 50 का स्क्वायर होता है 2500, माइनस ये था अपॉन 9 इज इक्वल टू -10s2। तो माइनस से माइनस चला गया, 0 से 1 0 कैंसिल कर दो, तो s2 कितना निकल के आ गया, इसको मैं ऊपर लिखूंगा, तो s2 सॉल्व करके आता है आपके पास 250/9। ठीक है, तो इसको अब डिवाइड करके देख लेते हैं। 9 से 2 टाइम्स में 18 टाइम्स जाएगा, बच गया कितना हमारे पास 7, 70। तो कितना आएगा, हाँ 70 कितने टाइम्स में, 9 7 63। चलो जी, बचा कितना 7, तो 27.7 मीटर के आसपास आ जाता है। इतना डिस्टेंस हुआ s2। अब क्या करना है, therefore total distance traveled by car, distance traveled by cars before collision, या टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार, सिंपल सी बात है, वो आ गया हमारे पास 40 मीटर, यानी कि s1 plus s2 was what, s1 was 40 मीटर,
S2 कितना था, वो 27.7 था। दोनों को आप सॉल्व करोगे तो यू विल गेट व्हाट, यू विल गेट 67.7 मीटर एंड दिस डिस्टेंस इज लेस देन 80 मीटर। क्योंकि डिस्टेंस 80 मीटर से कम आ गया तो इसका मतलब क्या निकलता है, बिकॉज दिस डिस्टेंस इज लेस देन 80 मीटर, हेंस the cars will avoid collision, कार्स का कॉलिजन नहीं होगा। तो लॉजिक बहुत सिंपल सा था, पहली कार कितना डिस्टेंस चलती है, सेकंड कार कितना डिस्टेंस चलती है, दोनों को ऐड करके उनके बीच का गैप जो 80 मीटर था, अगर उससे कम आता है तो कार टकराएंगे नहीं, अगर एग्जैक्टली उतना आता है तो जस्ट टकरा के रुक जाएंगी, और अगर ज्यादा आता है तो कॉलिजन अच्छा होगा। तो आपने प्रूव कर दिया कि दे विल नॉट कोलाइड। 40 और 27.7 वो 67.7 हो गया, वो 80 से कम था, इसलिए कार का कॉलिजन नहीं होगा। ठीक है बेटा, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ध्यान से सुनिए। अब तक आपको इस क्वेश्चन में पता लग गया होगा, सिंपल थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगी थी, कोई नई चीज नहीं लगी, लेकिन वो किस तरीके से यूज करनी है, यही क्लास 11th है कि वो ऑर्डर ऑफ क्वेश्चन बढ़ा देगा, वरना 9th और 11th में क्या डिफरेंस आ जाएगा फिर। चलिए देखते हैं। Now we have next question, question number 2. मैं पढ़ के सुना रहा हूं, ढंग से सुनिएगा। A 100-meter sprinter increases her speed from rest uniformly at the rate of 1 meter per second square up to 3 quarters. अब इसको मैं स्प्लिट करके बताता हूं। A 100-meter sprinter, स्प्रिंटर किसको बोलते हैं? स्प्रिंटर जो बहुत फास्ट मूव करता है, धावक बोलते हैं। ठीक है, एक 100 मीटर की रेस करने वाला जो बंदा होता है उसको स्प्रिंटर बोलते हैं, बहुत तेज दौड़ता है, 100 मीटर तेज दौड़ेगा। तो लिखा है 100 मीटर स्प्रिंटर, यानी कि टोटल डिस्टेंस जो ट्रेवल करनी है, मैं डायग्राम से ही आपको समझाता हूं। 0 मीटर ये हो गया और 100 मीटर ये हो गया। एक ऐसा स्प्रिंटर है जो कि 100 मीटर पे चलता है। ठीक है, 100 मीटर स्प्रिंटर इंक्रीजेस हर स्पीड फ्रॉम रेस्ट यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। रेस्ट से उसने चलना शुरू किया और उसने अपनी स्पीड जो इंक्रीज करी है वो किसके हिसाब से इंक्रीज करी है? एक्सेलरेशन है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इतनी से उसने अपने आप को एक्सेलरेट किया। ठीक है, अप टू 3 क्वार्टर्स ऑफ द टोटल रन, टोटल रन के 3 क्वार्टर्स में। अब इसका मतलब ये हो गया कि 100 मीटर में कितने क्वार्टर्स बन सकते हैं, यानी क्वार्टर का मतलब होता है 4 इक्वल पार्ट। तो 25 मीटर, 50 मीटर, 75 मीटर। तो मैं दोबारा से पढ़ रहा हूं कि क्या चीज लिखी है, क्योंकि क्वेश्चन को बहुत ढंग से सुनना जरूरी है। क्वेश्चन में लिखा था 100 मीटर स्प्रिंटर इंक्रीजेस हर स्पीड फ्रॉम रेस्ट यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर अप टू 3 क्वार्टर्स। तो 3 क्वार्टर कितने हुए? 1 क्वार्टर, 2 क्वार्टर, 3 क्वार्टर। यहां से लेकर यहां तक ही जो एक्सेलरेशन है वो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। शुरू के 3 क्वार्टर तक वो अपने आप को एक्सेलरेट करती है। ठीक है, up to 3 quarters of the total run and covers the last quarter with uniform speed. जो लास्ट क्वार्टर है ये, यहां पर क्या होता है? यूनिफॉर्म स्पीड होती है। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब होता है एक्सेलरेशन 0। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब होता है कि अगर यहां स्पीड इसकी 20 मीटर पर सेकंड हो गई तो यहां से लेकर यहां तक वो 20 मीटर पर सेकंड से ही दौड़ेंगी। तो बहुत सीधी बात है, रेस्ट से दौड़ना शुरू किया और अपनी स्पीड इंक्रीज करी a = 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, और कब तक इंक्रीज करी? जब तक 75 मीटर पे नहीं पहुंच गई, और जब 75 मीटर पे पहुंच गई तो फिर यूनिफॉर्म स्पीड से चलती। तो यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब हो गया एक्सेलरेशन 0, यानी एक्सेलरेशन सिर्फ शुरू के 3 क्वार्टर्स तक हो रहा है, 4th क्वार्टर में नहीं हो रहा। पहली बात। ठीक है, अब क्या पूछा है आपसे? आपसे पूछा है हाउ मच टाइम डज शी टेक टू कवर द फर्स्ट हाफ एंड द सेकंड हाफ ऑफ द रन। उसको कितना टाइम लगेगा फर्स्ट हाफ, ये रहा फर्स्ट हाफ और ये रहा सेकंड हाफ। आपको यहां का टाइम बताना है और आपको यहां का टाइम बताना है, कितना कितना टाइम लगेगा यहां से यहां तक और यहां से यहां तक। अब ये था, लगनी इक्वेशन ऑफ मोशन ही है, लेकिन किस ट्रिक से लगेगी वो सोचिएगा, और बहुत ध्यान रखना है बेटा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मैं ये नहीं कहूंगा क्वेश्चन इतना आसान है कि तुरंत देखते ही हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन करते करते प्लानिंग करनी होती है। अच्छा ये निकल गया, अब इसके बाद ये करेंगे, अब ये निकल गया, इसके बाद ये करेंगे, ये है हमारे पास। ठीक है, तो ढंग से देखिए, हमें टाइम निकालना है तो पहले मैं लेट कर लेता हूं कि टाइम क्या होगा। मैं यहां के टाइम को t1 मान लेता हूं, क्योंकि टाइम 2 निकालने हैं मेरे को।
यहाँ के टाइम को t1 मान लिया और यहाँ के टाइम को t2 मान लिया मैंने। t1 और t2 निकालना है आपको, ठीक है। तो पहले t1 निकालने के लिए देखते हैं क्या क्या अवेलेबल है। मैं लिखता हूं फॉर फर्स्ट हाफ, क्योंकि फर्स्ट हाफ का टाइम निकालना है। फॉर फर्स्ट हाफ, ढंग से देखते रहिएगा बेटा। फॉर फर्स्ट हाफ ऑफ रन क्या क्या चीजें मुझे पता है। फर्स्ट हाफ में जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है वो है 50 मीटर। देख रहा है बेटा, यहां से लेकर यहां तक 50 मीटर होते हैं फर्स्ट हाफ में, ठीक है। फिर डिस्टेंस तो पता लग गया। एक्सेलरेशन कितना था फर्स्ट हाफ के लिए? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन है। अच्छा, जब उसने रेस स्टार्ट करी तो शी वाज एट रेस्ट, u इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन में दे रखा है आपको। और इसी तरीके से टाइम आपको निकालना है t1। तो क्या ऐसी कोई इक्वेशन ऑफ मोशन है जिनमें ये सारी चीजें आती हैं? s है, u है, a है, t है, तो आपके पास लगी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। तो अप्लाई करते हैं। नाउ बाय second equation of motion, by second equation of motion, s equals to ut plus half at square। सब्स्टिट्यूट करिए वैल्यू। डिस्टेंस ट्रेवल था 50, इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, टाइम को t1 लिखूंगा। हाफ एक्सेलरेशन वाज 1 और टाइम को हमने t1 लिखना है, t1 स्क्वायर। तो व्हेन वी सॉल्व दिस, सब्स्टिट्यूट करके जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो क्या मिलता है आपको? 50 इज इक्वल टू, तो 0 हो गया, हाफ t1 स्क्वायर। तो फिर t1 स्क्वायर कितना आ जाता है? 100। कैसे आया t1 स्क्वायर 100? आपने 2 की मल्टीप्लाई 50 से करोगे 100 आ जाएगा। तो t1 कितना आएगा? Therefore t1 is equal to 10 seconds। ये आ गया फर्स्ट आंसर। टाइम टेकन फॉर फर्स्ट हाफ, शुरू के 50 मीटर के अंदर इसको जो टाइम लगता है वो 10 सेकंड्स का लगता है। फर्स्ट पार्ट तो इजी था, सेकंड पार्ट जो है उसमें ट्विस्ट है, उसमें गेम है। अब वो क्या है? आपसे पूछा है कि यहां से लेकर यहां तक का टाइम कितना लगेगा, t2। तो अब हमारे दिमाग में ये बात होती है कि जैसा फर्स्ट पार्ट निकला है ऐसे सेकंड पार्ट भी निकल जाएगा। लेकिन सेकंड पार्ट में एक लोचा है भाई, एक ट्विस्ट है। वो क्या है? सेकंड पार्ट में यहां से लेकर यहां तक 50 से 75 तक तो एक्सेलरेशन हो रहा है, लेकिन 75 से 100 तक एक्सेलरेशन नहीं हो रहा। दो डिफरेंट केसेस हैं। तो आधे पार्ट में एक्सेलरेशन हो रहा है, आधे पार्ट में नहीं हो रहा है। तो मैं दोनों को एक साथ नहीं सॉल्व कर सकता, क्योंकि कंडीशन अलग अलग है। एक बार उसकी स्पीड ज्यादा है और एक बार कम है। तो अब क्या करेंगे, देखो हम चलते हैं सेकंड हाफ में दो पार्ट मान लेते हैं। मैं यहां से यहां तक का टाइम निकाल लेता हूं और यहां से यहां तक का टाइम निकाल लेता हूं और दोनों को ऐड कर लेते हैं। तरीका क्या है? इतना टाइम निकाल लो और फिर इतना टाइम निकाल लो और दोनों को ऐड कर लो, t2 निकल जाएगा। अब इतना टाइम कैसे निकलेगा, पहले उसके बंदोबस्त हो। तो मैं एक काम करता हूं, इजी क्या रहेगा, यहां से यहां तक का तो मैं टाइम निकाल चुका हूं। अगर मैं यहां से यहां तक का टाइम निकाल लूं 75 मीटर तक का, तो मैं 75 मीटर वाले टाइम में से 50 मीटर वाला टाइम अगर माइनस कर दूं तो मुझे इसके बीच का टाइम मिल जाएगा। अच्छा, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि मैं इस पूरे में से इसको माइनस करके टाइम निकालूं? क्योंकि इजी है। इजी क्यों है? यहां से यहां तक भी एक्सेलरेशन था और यहां से यहां तक भी एक्सेलरेशन, तो दोनों में इक्वेशन ऑफ मोशन लग सकती है। तो मैं अब क्या लिखता हूं, नाउ अप टू 3 क्वार्टर्स, ये अप टू 75 मीटर, अप टू 75 मीटर ऑफ रन, क्या लिख सकते हैं? u is equal to 0, distance is equal to 75 meter, acceleration is equal to 1 meter per second square and u is equal to 0। सब कुछ सेम है बिल्कुल इसके जैसा, बस एक ही बात का अंतर हुआ, डिस्टेंस 50 मीटर था हाफ के लिए, तो 3 क्वार्टर के लिए डिस्टेंस हो गया 75 मीटर। वैल्यू पुट करो, टाइम निकालो, ठीक है। Therefore s equals to ut plus half at square। ढंग से समझते हैं ना बेटा, जहां कंसंट्रेशन गया इस क्वेश्चन से, जहां लिंक गया वहीं से समझ नहीं आएगा, इसलिए बिल्कुल तसल्ली से सुनते रहो, आराम से सुनते रहो। s equals to ut plus half at square लगा देंगे। डिस्टेंस था मेरे पास 75 मीटर, u था मेरे पास 0, टाइम रख लेंगे कुछ अभी, टाइम की वैल्यू, और a था हमारे पास 1 टाइम। अब सिंबल मुझे कुछ अलग देना पड़ेगा, तो एक काम करता है, मैं इसको t3 टाइम दे देता हूं, t3, क्योंकि t2 तो मैंने ये मान रखा है, t1 यहां मान रखा है, तो नेक्स्ट t3 मान लेते हैं, ठीक है। तो क्या आएगा, 75 इज इक्वल टू 1/2 t3 स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो आएगा t3 स्क्वायर इज इक्वल टू 150। 75 टू 150 होता है,
तो फिर इससे T3 कितना निकलता है? वो निकलता है √150। √150 आपके पास आएगा अराउंड 12.4, इतने सेकंड्स आ गए अप्रोक्सीमेटली 12.4 के आसपास। 12.4 सेकंड्स लगे कहां से कहां तक? यहां से 75 मीटर तक 12.4, और यहां से 50 मीटर तक कितने? 10 सेकंड्स। तो इसके बीच में कितना टाइम लगा? कितना टाइम लगा इसके बीच में? इसके बीच में जो टाइम लगेगा वो लगेगा आपके पास 12.4 माइनस का 10 सेकंड। अब मैं इसको भी कुछ मुझे मानना पड़ेगा, इसको मैं T4 मान लेता हूं और इस वाले को T5 मान लेता हूं। देखो सिंबल अलग अलग देने पड़ेंगे आपको। तो T4 अब कैसे निकला? Therefore T4 is equal to T3 minus T2, T1, T3 minus T1। तो what is T3? T3 क्या था हमारे पास? T3 हमने निकाला यहाँ पे 12.4, और T1 मेरे पास कितना है? T1 मेरे पास यहाँ निकाला था मैंने 10 सेकंड्स। तो इसका मतलब T4 हमारे पास सॉल्व करके आता है 2.4 सेकंड्स। 2.4 सेकंड्स आ गया T4, 2.4 सेकंड्स। ठीक है, राइट? तो चलिए, इसको अगर आपको लग रहा है कि आपको यहाँ विजिबल नहीं है तो मैं इसको थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ कि T4 हमारे पास एग्जैक्टली कितना निकल के आ रहा है। इसको मिटाता हूं मैं। Therefore T4 is equal to 2.4 सेकंड्स। ये 2.4 सेकंड मेरे पास T4 यहां से यहां तक का टाइम आ गया। T2 का इतना पार्ट आ गया, इतना पार्ट सॉल्व करना है। T5 और सॉल्व करना है बस। अब देखो T5 सॉल्व करने की कंडीशन क्या है। मैंने आपको बताया कि T5 तब सॉल्व होगा कि यहां से लेकर यहां तक आपको एक्सेलरेशन नहीं लेना, क्योंकि एक्सेलरेशन 0 है, इट इज मूविंग विद द यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, तो अब मुझे अगर यहां से यहां तक अगर एक्सेलरेशन नहीं होता ना तो सीधे सीधा डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम लग जाता है। यानी यहां से यहां तक का डिस्टेंस मुझे पता है कितना होगा, 25 मीटर, 100 माइनस 75। यहां से लेकर यहां तक की अगर स्पीड पता लग जाए तो टाइम पता लग जाएगा। अब स्पीड कितनी होगी? कोई ऑब्जेक्ट अगर यहां से यहां चलता आता है तो यहां से लेकर यहां तक उसकी स्पीड 75 मीटर तक बढ़ी होगी। मान लेते हैं कि चलो इसकी स्पीड यहां पे होनी थी 65, मान लेते हैं। तो अगर यहां से लेकर यहां तक अपनी स्पीड बढ़ाते बढ़ाते 65 तक ले आए तो यहां से लेकर यहां तक इसकी स्पीड 65 ही रहेगी, क्योंकि वो यूनिफॉर्म मोशन है, उसमें स्पीड नहीं बढ़ती है। अब ये जो 65 मैंने रैंडमली लिखा है इसको आप निकाल लें, क्योंकि हम ये तो मैंने ऐसे लिखा है, इसको देखना पड़ेगा कितना आएगा। तो बहुत सीधी सी बात है, मैं लिखता हूं नाउ for first 3 quarters for first 3 quarters speed acquired फर्स्ट 3 क्वार्टर में स्पीड एक्वायर्ड कितना होगा? तो वो मैं लगाऊंगा v u + at, लगा दो सीधा सीधा, सबसे सिंपल है। u मेरे पास 0 था, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन मेरे पास 1 था, और टाइम यहां से लेकर यहां तक का टाइम कितना है? यहां से लेकर यहां तक के टाइम को तो मैंने निकाला था ना अभी, 75 मीटर तक, अप टू 75 मीटर 3 क्वार्टर तक टाइम कितना निकला था? 12.4। तो यहां लिखूंगा मैं 12.4। तो v = आ गया मेरे पास कितना? 12.4 मीटर पर सेकंड। यहां पर 12.4 मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड आ गई, और अगर ये 12.4 मीटर पर सेकंड स्पीड है तो फिर क्या होगा? यहां से लेकर यहां तक भी 12.4 मीटर पर सेकंड रहेगी। बस ये लास्ट पार्ट। तो T5 निकालना है तो क्या होगा? Therefore T5 = डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस था 100 - 75 और स्पीड थी 12.4। 100 - 75 is 25 अपॉन 12.4। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट 2.04, कुछ ऐसा आंसर आपके पास आ जाएगा। T5 का आंसर आ जाएगा 2.04 सेकंड्स। बस अब लास्ट पार्ट, अब क्या करना है आपको? T2 निकालना है। तो T2 क्या आएगा? T4 + T5। T4 हमने ये निकाल रखा है, T5 हमने ये निकाल लिया। Therefore टाइम टेकन for second half, time taken for second half, T2 is equal to T4 plus T5 from diagram। T4 निकाला था हमने 2.4 और ये निकाला है हमने 2.04, तो सॉल्व करके आ गया 4.44, यस 44 सेकंड्स।
जो भी आपका आंसर आए, अभी तो मैंने राउंड ऑफ करके ऐसे ही डायरेक्ट लिख दिया इस तरीके से, हो सकता है इसका आंसर कुछ और है सॉल्व करके, लेकिन ये पक्की बात है कि दिस इज द लॉजिक हाउ टू सॉल्व सच काइंड ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। तो 2.42 शायद ऐसा कुछ आना चाहिए इसका आंसर, लेकिन चलिए जो भी है 25/12.4 को आप डिवाइड करके देख लेंगे, आपके पास जो भी आंसर आता है 12.4 हो सकता है, 12.2 हो सकता है, अभी मैंने इसको रैंडम दिया, ठीक है। तो उसको आप करके देख लेंगे, बट दिस इज द मेथड हाउ टू सॉल्व इट। अब आपको ये पता लग गया होगा बेटा कि ये क्वेश्चन में सिर्फ इक्वेशन ऑफ मोशन ही लगे हैं, लेकिन उसको सोचना कैसे है। और ऐसा क्वेश्चन अगर आपने नहीं ट्राई किया ना बेटा, तो एग्जाम में नहीं होता ऐसे क्वेश्चन। भले ही क्वेश्चन सिर्फ इक्वेशन ऑफ मोशन के ऊपर बेस्ड है, लेकिन इसका जो ऑर्डर है वो काफी अच्छा है, ठीक है बेटा, राइट। तो चलिए दिस इज अबाउट द सेकंड क्वेश्चन। थोड़ी सी इसकी वैल्यू वगैरह चेक कर लीजिए कितना आएगा। ये शायद 12.4 की जगह यहाँ 12.2 आ जाएगा शायद, उसको आप करके देखिएगा, लेकिन ये आपको मेथड मैंने बता दिया कि एग्जैक्टली कैसे आएगा, ठीक है बेटा। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो एक और अगेन क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ढंग से सुनिए उसको। स्टार्टिंग में जब मैं क्वेश्चन करा रहा था तो आपके दिमाग में ये बात आई होगी कि इक्वेशन ऑफ मोशन के ऊपर क्वेश्चन होने थे तो बड़े इजी रहे होंगे, उसमें क्या दिक्कत की बात है, ये क्वेश्चन वैसे हो जाएंगे जैसे क्लास 9th में। लेकिन मैं आपको बता दूं कि क्लास 9th में जो आपने बेस्ट सोचा था उससे भी ज्यादा आपको ऊपर सोचना पड़ता है इसके सबसे इजी क्वेश्चन के लिए, इसीलिए ये क्वेश्चन इतने इजी नहीं होते अगर आप इसकी प्रैक्टिस ना करें तो। क्लास 9th के बेस पर नहीं होंगे, ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ रहा हूं, उसको ढंग से सुनिएगा, यहां पर एक अलग टर्म यूज होगा। क्वेश्चन था अ ड्राइवर टेक्स 0.20 सेकंड, अ ड्राइवर टेक्स 0.20 seconds, 0.20 seconds. A driver take 0.20 seconds to apply the brakes after he sees a need for it. This is called reaction time for the driver. अब इसका मतलब क्या निकलता है, पहले मैं आपको ये समझा दूं। मतलब ये था कि आप रोड पे कार लेके जा रहे थे, तब तक आपने देखा अचानक से एक कैट या डॉग रोड पे सामने आ गया। तो क्या होता है ना, आपने देखा उसको और उसके बाद आपको ब्रेक लगाना था, तो उसको देखने के बाद ब्रेक लगाने के पहले जितना भी टाइम का गैप होता है, बड़ा छोटा टाइम का गैप होता है, उसको बोलते हैं रिएक्शन टाइम। अब सोचो रिएक्शन टाइम किस तरीके का भी होता है। आपने ये देखा कि गर्म कोई तवा था, इस पे रोटी पक रही थी, आपको पता ही नहीं था, आप भूल गए गलती से कोई चीज गर्म थी, मम्मी ने रोटी सेकी उसके ऊपर से निकाल दी, लेकिन तवा गर्म था। अचानक आप तवे के पास गए और आपका हाथ लगा तवे के ऊपर, तुरंत आपने हटाया। अब चलिए ये तो स्टिमुलस है कि आपके दिमाग के सोचने से पहले ही आपका हाथ रिएक्ट कर जाता है, ये अलग चीज है। एक होता है रिएक्शन टाइम। रिएक्शन टाइम का मतलब होता है कि मैं आपको ये बोलता हूं कि बेटा ये मार्कर है और इस मार्कर को मैं ऊपर से छोड़ रहा हूं, अपना हाथ यहां पे रखो, ठीक है, और मैं इसको छोड़ता हूं तो आपको इसको पकड़ना है। तो सोचिए इसके छोड़ने और इसके पकड़ने के बीच में जितना गैप आएगा ना, आपको जितना टाइम लगेगा, उसे बोलते हैं रिएक्शन टाइम। और ये बड़ा मुश्किल काम होता है। आप घर पे करके देखिएगा इसको कि एक पेन को लीजिएगा और हाथ यहां रखिएगा और पेन को आप छोड़िएगा और इस हाथ से पकड़ने की कोशिश करिएगा, मैक्सिमम केसेस में आप नहीं पकड़ पाएंगे, क्योंकि इसके जो जाने की स्पीड है और आपका जो रिएक्शन टाइम है, इसके निकलने का टाइम और आपके पकड़ने का टाइम दोनों में अंतर होता है। तो अक्सर आप ये काम नहीं कर पाएंगे। अगर हमने कर लिया तो भाई अपने आप को बहुत अच्छा मान लें, आप अपने आप को मान लें कि आपके अंदर थोड़ी सी सुपरनेचुरल पावर है कि आप कर पा रहे हैं। जनरली ये मुश्किल होता है। दिस इज कॉल्ड रिएक्शन टाइम, यानी किसी चीज को देखना और उसके बाद डिसीजन लेना, उसके बीच में जो टाइम का लैग होता है उसको बोलते हैं रिएक्शन टाइम। तो मैं दोबारा क्वेश्चन पे आता हूं कि आप मान लीजिए ड्राइव कर रहे थे, कार में आप बैठे थे, अचानक से रोड के ऊपर एक डॉगी आ जाता है और जैसे वो डॉग आता है रोड पे तो आपको ब्रेक लगाना है। तो उसको देखने के बाद ब्रेक लगाने तक जितना टाइम आपको सोचना पड़ा या जितना टाइम आपने लिया उसको बोलते हैं रिएक्शन टाइम। एक्शन हुआ और रिएक्शन आप कर रहे हैं, ब्रेक लगाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो रिएक्शन टाइम। तो वो कितना है 0.20 सेकंड। एक सेकंड का भी 1/5 पार्ट, बड़ा कम टाइम होता है, लेकिन रिएक्शन टाइम तो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में सुनो इसकी यूटिलिटी क्या है। हाँ, तो क्वेश्चन था ड्राइवर टेक्स 0.20 सेकंड टू अप्लाई द ब्रेक्स आफ्टर he sees a need for it. First off, this is called the reaction time of the driver. If he is driving car at the speed of 54 km per hour, 54 km per hour से कार को ड्राइव कर रहा है ड्राइवर, और इससे वो ड्राइव कर रहा था, ऑब्वियसली ब्रेक लगाने के बाद कार रुक जाएगी, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी ये होगी
और फाइनल वेलोसिटी 0 होगी जब वो ब्रेक लगा देगा। ठीक है, तो इफ ही इज ड्राइविंग कार एट द स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर एंड द ब्रेक्स कॉज अ डीएक्सेलरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ब्रेक्स डीएक्सेलरेशन कर रहे हैं 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, और डीएक्सेलरेशन का मतलब सीधा होता है कि आपको ए को माइनस साइन के साथ लेना है, ए इज इक्वल टू -6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार आफ्टर ही सीज द नीड टू पुट द ब्रेक्स। डिस्टेंस ट्रेवल्ड निकालना है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड व्हेन ही सीज द नीड टू पुट द ब्रेक्स, मतलब क्या हुआ, पता है डिस्टेंस कहां से कहां तक का निकालना है। आपको लगेगा कि ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको एस दे रखा है, एस निकालना है, वी है, यू है, ए तो सीधा निकल जाएगा। रिएक्शन टाइम का क्या काम हुआ भैया, क्वेश्चन ऐसा नहीं है, इतना इजी नहीं है, लग रहा है ऐसा, लेकिन इसमें ट्विस्ट है। अब ट्विस्ट क्या है देखो, एक्चुअली क्वेश्चन में हुए दो पार्ट, जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड है ना एस, उसमें दो बातें हैं। पहला, ए से लेकर बी तक वो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा जो तब तक कार का चलना है जब तक आपने ब्रेक नहीं लगाए। मैंने कहा ना कि मैंने एक डॉग को देख लिया और डॉग को देखने के बाद 0.2 सेकंड बाद मैं ब्रेक लगाता हूं, तो यार उस 0.2 सेकंड में क्या हो रहा है, कार चल तो रही होगी, मैंने देखा डॉग को, अभी मैंने ब्रेक लगाया नहीं, सिर्फ सोच रहा हूं, या थोड़ा टाइम लिया मैंने ब्रेक लगाने में, तो उतने टाइम तक कार चलती रहेगी ना, रुकेगी थोड़ा ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए से लेकर बी तक डिस्टेंस है S1, और ये वो डिस्टेंस है जो तब चला होता है जब आपने ब्रेक नहीं लगाया था। डॉग देखा लेकिन ब्रेक नहीं लगाया, उसके बीच का जो गैप है जिसको रिएक्शन टाइम बोलते हैं, उतने टाइम में कार कितना चली, वो डिस्टेंस S1 है। उसके बाद S2 डिस्टेंस है मेरे पास B से लेकर C तक, ये वो डिस्टेंस है जो तब चलेगी कार जब आप ब्रेक लगा रहे होंगे। तो ब्रेक लगाने से पहले जितना टाइम लिया आपने ब्रेक लगाने में, उसमें भी कुछ कार चल चुकी है, और उसके बाद जब आपने ब्रेक लगाया तो भी कार कुछ चल के रुकेगी। तो इन दोनों का जो सम है ना, वो हमारे पास टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार था। अगर आपसे ये बोलते हैं कि फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार एट रिएक्शन टाइम, तो सिर्फ S1 निकालना होता। अगर आपसे पूछा होता कि फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार आफ्टर द ब्रेक्स आर अप्लाइड, तो सिर्फ S2 निकालना होता। लेकिन क्वेश्चन में कुछ और पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार व्हेन द ड्राइवर सीज टू पुट द ब्रेक। ठीक है, उसे जब लगता है कि ब्रेक लगाने हैं, तो लगता कब से है, जब उसने डॉग देख लिया तब से ही लगता है ब्रेक लगाने हैं, तो उसमें दोनों डिस्टेंस आ गए। तो अब S1 डिस्टेंस वो है जब तक कार में ब्रेक नहीं लगे, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस इनटू टाइम, क्योंकि ना तो एक्सीलरेशन हो रहा है और ना रिटार्डेशन हो रहा है। तो S1 मैं कैसे निकालूंगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार इन रिएक्शन टाइम, जो रिएक्शन टाइम था उसमें कार कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती, S1 इज इक्वल टू डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अब पहले तो मैं स्पीड को कन्वर्ट कर लेता हूं, 54 किलोमीटर पर आवर को अगर मैं मीटर पर सेकंड में चेंज करूंगा, तो यहां मैं लिख के दिखा देता हूं, 54 इंटू 5/18 करूंगा, 3 से कटेगा 15 आएगा, 3 5 15, तो ये 15 मीटर पर सेकंड आएगा। मुझे हमेशा स्पीड मीटर पर सेकंड में रखनी है, ऐसा यूनिट के अंदर। तो u की जगह मैं लिखूंगा 15 मीटर पर सेकंड, टाइम कितना लिखूंगा 0.20, ये रिएक्शन टाइम था, ये रिएक्शन टाइम था क्या 0.20, तो S1 सॉल्व करके आएगा 3 मीटर। 15 को जब 0.20 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट योर आंसर एज 3। ठीक है, ये तो हो गया S1। अब बात करते हैं S2। S2 कैसे निकालोगे, एक तो निकल गया। S2 डिस्टेंस वो था जब ब्रेक आप लगा रहे थे, तो उसके लिए मेरे पास अब मैं लगाऊंगा इक्वेशन ऑफ मोशन, S इक्वल्स टू U भी है मेरे पास, V है, U है, A है और S है, T नहीं है, तो मैं लगाऊंगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू as। अब इसमें क्या क्या है, v की वैल्यू 0 है, फाइनली कार को रुक जाना है। u कितना था, u वाज 15 इज इक्वल टू 2 इनटू एक्सीलरेशन कितना था मेरे पास, एक्सीलरेशन था -6 और डिस्टेंस था s2, वो आपको निकालना है। तो -225 इज इक्वल टू -12 s2, तो नेगेटिव से नेगेटिव चला गया, s2 कितना आ गया मेरे पास 225/12, तो देखते हैं कितना आता है, 12 से 1 टाइम्स में चला गया, ये बच गया 10, 105, तो फिर कितना आ गया, हाँ जी यस, मेरे पास यहां था कितना 10, 105, तो 12 के टेबल में 105 कितने बार में जाएगा, 8 टाइम्स, 12 8 96,
चलो जी, तो बचा कितना फिर हमारे पास? 105 चाहिए थे, 96 आए, तो बचे कितने? 9। 90 हो गया, तो कितने टाइम्स में 90 कितने टाइम्स में जाएगा राउंड? 84 आता है ना, कितने कितनी बार में? 12 7 84। चलो अप्रोक्सीमेटली मैं लिख लेता हूँ, 18.7 मीटर के आसपास मेरे पास अगर आंसर आ रहा है, तो अब मेरे पास टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या हुआ? Therefore total distance traveled by car is equal to S1 plus S2। ठीक है बेटा, कैलकुलेशन आप चेक कर सकते हैं, मीनवाइल मैं एक रफ फिगर में लिख दे रहा हूं, आपको मेथड सीखना। S1 मेरे पास था 3 मीटर और S2 था 18.7, यानी कि 21.7 मीटर। इतना डिस्टेंस कार चलेगी कब? when he needs to put a brake। ठीक है, जब उसको लगेगा कि ब्रेक लगा लेने, या ले लेता हूं 21.7 मीटर, ये आपका आंसर था। तो अब तक आपको ये पता लग गया होगा कि इक्वेशन ऑफ मोशन ही लगी है, लेकिन जिस तरीके से लगी है वो थिंकिंग बहुत ऊपर है, वो सोच बहुत अच्छी है। ठीक है बेटा, राइट। तो आज की क्लास के लिए हम इतना ही करेंगे, और आपको मैं क्वेश्चन भेजूंगा कि किस तरीके से इक्वेशन ऑफ मोशन के आपको क्वेश्चन करना है, और नेक्स्ट क्लास में मैं उसमें से कुछ आपको क्वेश्चन बताऊंगा जिनका ऑर्डर थोड़ा सा ऊपर होगा, तो कुछ हायर ऑर्डर क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ ये पॉसिबल है कि नेक्स्ट क्लास में हम ग्राफ्स, एक नया टॉपिक ग्राफ्स। ठीक है बेटा, तो तब तक के लिए अपने आपको बेस्ट प्रिपेयर रखें, और ऐसे क्वेश्चनों की और प्रैक्टिस करें। ऐसे क्वेश्चन से प्रैक्टिस से ही आएंगे, और आपको हर क्वेश्चन कुछ अलग मिलेगा। क्लास 9 की तरह नहीं है कि एक क्वेश्चन दिख रहा है तो अगले क्वेश्चन में सिर्फ वैल्यू बदल के दे दी, दूसरा क्वेश्चन हो गया। नहीं, यहाँ पे हर क्वेश्चन अलग होगा। पहले क्वेश्चन, जैसे मैंने 3 जो क्वेश्चन कराए, तीनों का आपस में कोई लिंक नहीं है, तीनों बिल्कुल अलग तरह के क्वेश्चन थे। इसी तरीके से आपको मैं और क्वेश्चन दूंगा, वो आप चेक करिएगा, वो सारे डिफरेंट तरीके के क्वेश्चन होंगे। ठीक बेटा, तो उसकी प्रैक्टिस करिए अच्छी तरीके से, और मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छी तरीके से करेंगे। कुछ बच्चे बहुत सिंसियर है क्लास 11 में, ये मैं देख पा रहा हूँ, और मैं बहुत खुश भी हूँ इस बात के साथ कि दे आर नॉट वेटिंग फॉर देयर रिजल्ट टू कम। वो तो एक दिन आना ही आना है, लेकिन अब जो पढ़ाई छूटेगी वो आपके लिए बहुत महंगी पड़ेगी। इसलिए पढ़ते रहिए कंसिस्टेंटली, थोड़ा पढ़िए भले, लेकिन पढ़ते जरूर रहिए। क्योंकि होता है ना, जो चीज छूट जाती है ना, उसको पकड़ना मुश्किल होता है। अगर मैं बोलूं कि मुझे पढ़ाई करे हुए, यानी कि अपनी एजुकेशन को बढ़ाए हुए 12 साल हो चुके हैं, 15 साल हो चुके हैं, तो अगर मैं दोबारा से कोई कोर्स करने की कोशिश करूं तो मुझे बड़ी तकलीफ होगी। क्योंकि जिस चीज की हैबिट छूट जाती है ना बेटा, वो चीज दोबारा नहीं होती। मुझे क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है, लेकिन अगर मैं क्रिकेट ना खेलूं 2-3 साल तक, तो जब मैं क्रिकेट खेलने की कोशिश करूंगा तो ऑब्वियसली आउट ऑफ फॉर्म होऊंगा। हो सकता है पहली बॉल पे बोर्ड हो जाऊं। ठीक है, क्योंकि आप चीजों को उतने अच्छी तरीके से नहीं कर सकते अगर आप प्रैक्टिस में कभी नहीं होते। तो मैं भी चाहता हूं कि आप बोल्ड ना हो। ठीक है, आप चौका ही मारें, आप 4 या 6 ही मारें जब स्कोर खुलेंगे और जब सारी चीजें सही होंगी। ठीक है, तो अपने आप को बोल्ड होने से बचाना है तो नेट प्रैक्टिस चाहिए। ठीक है, वो मेरे साथ आप करते रहिए। तो टेक केयर, ऑल द बेस्ट, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।